हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194C के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत एग्जिट कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि ये जो टीडीएस और पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर्स को जब पेमेंट होती है तब किस तरीके से टीडीएस काटना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। So, Section 194 of C of the Income Tax Act 1961 provide deduction of income tax at source of at the rate of 2% on payment made to contractor by government, local authority and statutory corporation। अगर आपको शुद्ध हिंदी भाषा में बताया जाए तो यदि आप एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, फिर चाहे आप गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, तो आपको 2% का टीडीएस काट करके ही उसे पेमेंट करना है। ओके, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट जा रही है तो पेमेंट देने से पहले 2% का टीडीएस काट लीजिए, ये आपका सेक्शन 194C कह रहा है। तो अब डीप में पढ़ लेते हैं एक एक पॉइंट कि एप्लीकेबिलिटी क्या है। एप्लीकेबिलिटी है कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन जो कि एक रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है, वो रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर है या सब कॉन्ट्रैक्टर है, काम को खत्म करने के लिए या फिर काम की सप्लाई को, लेबर की सप्लाई को पूरा करवाने के लिए, तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर कौन कौन सा काम इंक्लूड होता है? यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का काम आपका इंक्लूड होता है, ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग का काम आपका इंक्लूड होता है, जैसे कि प्रोग्राम का प्रोडक्शन अपना टीवी सीरियल मूवी हो गया, कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स अपना रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, उसका मालगाड़ी वाला। केटरिंग का आपका काम हो गया, वो भी यहाँ पर आपका एप्लीकेबल होगा कॉन्ट्रैक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट हो गए, रॉ मटेरियल का सप्लायर होता है ना, अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मटेरियल परचेज का डिपार्टमेंट हो गया। मतलब जिस किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम कोई एक काम का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं ना, तो वो हमारा वर्क में इंक्लूड हो जाता है। और मैंने आपको मेजर मेजर पॉइंट्स बता दिए, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कैरेज, केटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप इन कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अब यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल हो, स्पेसिफाइड पर्सन। हु इज लाइबल टू डिडक्ट, कौन है यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन, कौन काटेगा टीडीएस? तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट, वो जो है टीडीएस का अमाउंट काट सकती है। कोई लोकल अथॉरिटी अगर कॉन्ट्रैक्ट दे रही है तो वो काट सकती है, देती है ना हमारी गवर्नमेंट। सड़क बनाने का टेंडर देती है, पुल बनाने का, ब्रिज बनाने का टेंडर देती है, रिपेयरिंग का टेंडर देती है, बिजली का टेंडर देती है, तो वो सब टीडीएस के अंडर आता है। कोई भी कॉर्पोरेशन है जो कि हमारी सेंट्रल या स्टेट प्रोविजन एक्ट के अंडर सेटअप हुआ है, तो भी आपका जो है, आप स्पेसिफाइड पर्सन के अकाउंट में आओगे, आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हो। अगर कोई कंपनी है, वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई अथॉरिटी जो कि लॉ के द्वारा बनाई गई है, जो कि हाउसिंग ऑफ एकोमोडेशन के काम में व्यस्त है, या फिर वो प्लानिंग, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस के काम में लगी हुई है। अगर आपको सिंपल भाषा में बताया जाए कि कोई भी अथॉरिटी जो कि आपके गांव शहर के सुधार में, उनकी डेवलपमेंट में या फिर हाउसिंग एकोमोडेशन में लगी हुई है, तो वो अथॉरिटी भी टीडीएस डिडक्ट कर सकती है। कोई भी ट्रस्ट है, टीडीएस डिडक्ट कर सकती है, स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएगी। या फिर कोई ऐसी सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, या फिर कोई लॉ कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या फिर उसी से रिलेटेड किसी एक्ट के अंदर जो सोसाइटी आती है, वो टीडीएस काट सकती है। कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल स्टेट प्रोविजनल एक्ट के अंदर आपकी इनकॉर्पोरेट है, ठीक है, वो एक इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दी गई है कि हाँ, अंडर सेक्शन 3 जो आपका ये जो जगह है, ये यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक्ट 1956 1956 के अंडर वो अनकॉर्पोरेटेड है, यूनिवर्सिटी की मानी जाती है, तो वो टीडीएस डिडक्ट कर सकती है। कोई गवर्नमेंट या फॉरेन स्टेट या फॉरेन एंटरप्राइज या फिर कोई भी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ जो कि इंडिया के बाहर है, इस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया, ठीक है, कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड या फॉरेन स्टेट जो कि इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश है, वो भी काट सकती है। कोई भी फर्म, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई, जिसका की टर्नओवर बिजनेस की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा है और प्रोफेशन की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा है, तो वो अपना टीडीएस काट सकती है, ठीक है, अगर वो ऊपर दिए गए पॉइंट्स में अकाउंट नहीं होती है तो। फिर अब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। देखो, सिंगल पेमेंट, अगर एक बार में आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो तो वो 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30,000 से ज्यादा होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? टीडीएस पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका एक टाइम वन टाइम पेमेंट 30,000 को एक्सीड करता है तो टीडीएस पे करना पड़ेगा। और आपका पूरे साल का पेमेंट, एग्रीगेट पेमेंट अगर 1 लाख से ज्यादा होता है तो आपको पे करना पड़ेगा। नो टीडीएस इफ टोटल पेमेंट डज नॉट एक्सीड 1 लाख। अगर पूरे साल में आप पेमेंट 1 लाख से ज्यादा नहीं कर रहे हो तो टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जनवरी में कितने का पेमेंट किया? 45,000 का पेमेंट कर दिया, तो मुझे टीडीएस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 30,000 से ज्यादा है। लेकिन ये हो गया जनवरी का टीडीएस। अगर मैंने जनवरी में 45 दे दिया, उसके बाद फरवरी में कुछ दे दिया, उसके बाद जुलाई में कुछ दे दिया, इस तरीके से दिसंबर के एंड तक मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ 98,000 की पेमेंट करी, तो मुझे टीडीएस नहीं देना।
ठीक है, लेकिन 45 वाले पे तब भी देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक्सीडिंग 30,000। अगर मैं पूरे साल में उसको कुछ इस तरीके से रुपए दूं, भाई 20,000 दे दिए, 20,000 दे दिए, फिर 20,000 दे दिए, ठीक है, फिर 20,000 दे दिए, कितने हो गए? 80,000 हो गए ना। उसके बाद फिर 20,000 दे दिए, तो 1 लाख को एक्सीड नहीं करा ना दिसंबर तक, तो मुझे टीडीएस नहीं देना, क्योंकि ना तो मैंने 30,000 को एक्सीड किया, ना मैंने 1 लाख को एक्सीड किया है। इस तरीके से आपको टीडीएस नहीं देना होगा। फिर आगे की बात करते हैं, टीडीएस का रेट क्या है। अगर हमारा जो पेई है, जो पेयर है, वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है कॉन्ट्रैक्टर का, तो हमारा 1%। अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिविजुअली एचयूएफ है तो 1%। लेकिन अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कंपनी है, जो फर्म है, जो कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो ब्रिज, रोड वगैरह, रेलवे वगैरह का काम हैंडल करते हैं, तो 2% टीडीएस देना पड़ेगा। प्लस नो सरचार्ज और सेस। अगर हमारा टीडीएस जो है बेसिक रेट पे डिडक्ट हो रहा है, तो कोई हमें सरचार्ज नहीं देना। ओके। फिर हम बात करते हैं कि टीडीएस कब नहीं देना। नो टीडीएस इफ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर पर्सनल पर्पस और इंडिविजुअल पर्पस। देखो, अगर मैंने अपने घर का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, फॉर एग्जांपल मेरे बाथरूम का कोई टैप वगैरह में लीकेज थी, उसका मैंने सही करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उस पर कोई टीडीएस नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना पर्सनल घर बनवाने का टीडीएस दे दिया, ठीक है भाई मेरा घर बना दो, ठेकेदार को देते हैं ना हम, ठेके पे, तो यहाँ पर नो टीडीएस, पर्सनल काम का कोई टीडीएस नहीं है। अमाउंट डज नॉट एक्सीड प्रेस्क्राइब थ्रेशोल्ड। प्रेस्क्राइब थ्रेशोल्ड जो थी आपकी 30,000 और कितनी थी टोटल ईयर में होती 1 लाख, वो जब तक एक्सीड नहीं करती है तब तक टीडीएस नहीं देना। पेमेंट आर मेड टू अ ट्रांसपोर्टर। अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर को, जो कि आपका सामान लाने ले जाने का ठेका उसने ले रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, तो आप अगर उसको पेमेंट करोगे तो किस हिसाब से आपको पेमेंट करना है। अगर उसका पैन फर्निश है तो आप उसको तब तक टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते जब तक वो 10 गुड्स कैरियज को एक्सीड नहीं कर जाता। 10 कैरेज वो हैंडल कर सकता है साल में, 10 कैरेजेस तक, 10 ट्रांसपोर्ट रिसीव तक वो जो है आपका टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन अगर हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है एक सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेता है, तो उसको भी जो है टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। देखो बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स एक कंपनी है, उसने रोड का टेंडर दे दिया, किसको? वाई को। अब वो वाई ने बोला कि भाई मैं कहाँ तक इसको देखता रहूंगा, मेरे पास बहुत काम है। वाई ने जेड को टेंडर दे दिया, तो अब तक तो वाई को टीडीएस देना था और एक्स को काटना था। लेकिन जब वाई ने जेड को टेंडर दे दिया ना, तो जेड भी टीडीएस देगा और एक्स डिडक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर है या सब कॉन्ट्रैक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टीडीएस डिडक्ट करना ही है जो भी लायबल है उसको। एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक ले लेते हैं कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने 50,000 रुपीज दिए एक रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को ऑफिस की रेनोवेशन के लिए। अब देखो पर्सनल काम नहीं है ना, ऑफिस है ना, घर नहीं है ना, तो ऑफिस की रेनोवेशन के लिए दिया। तो क्योंकि वो हमारा समय 30,000 से एक्सीड कर गया सिंगल पेमेंट, और टीडीएस लगेगा यहाँ पे 1% का, क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ है। रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को दिया ना, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, इंडिविजुअल है, कोई कंपनी नहीं है, तो 1% का टीडीएस हो गया 30,000 पे आपका, 50,000 पे 500 रुपीज। तो नेट पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को कितने मिलेगी? 49,500 रुपीज आपके कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक रिवीजन ले लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? कोई भी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन लॉ जो है टीडीएस काट सकती है, हाउसिंग एकोमोडेशन के लिए भी काट सकती है, और प्लानिंग डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट सिटीज के लिए भी काट सकती है, और दोनों काम करती है तब भी काट सकती है। टीडीएस का चैप्टर क्या होगा हमारा? 194C माना जाएगा। यहाँ पर टैक्स रेट क्या होगी? 1% अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है, 2% अगर कॉन्ट्रैक्टर फर्म या कॉर्पोरेशन है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी? सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और पूरे साल में पेमेंट 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपका रिवीजन था। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।